नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा के जो पिछले 2 सेशन हो चुके हैं, दो पार्ट हो गए हैं। आज हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा में आज हम तीसरे वाले जो पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे कि वहाँ के जो लोग थे उनका रहन सहन क्या था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, इन सब चीज़ों को आज पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं और किस तरह से हमसे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम सब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे आज जो भी यहाँ पर उनके जीवन कल्चर की बारे में कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता थी। तो जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग जो है टेलीग्राम पर इन चीज़ों के जो इससे रिलेटेड, जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ शब्दावलियाँ आती हैं, वो बात हमको नहीं समझ में आती, तो उनको फिगर के माध्यम से, जैसे मन का है या कुछ चीज़ें और थी, मैंने उनको टेलीग्राम पर सेंड किया था। जो लकड़ी उस सॉरी उसमें मिट्टी के खिलौने थे, उनके जो फोटो, यानी कुल मिलाकर एक पिक्चर जो होती है वो हमारे दिमाग में बस जाती है। तो प्रयास रहेगा, एक वीडियो ही पूरा बनाया जाएगा इस पे, पूरा फोटो लेकर उसको। लेकिन आप उन चीज़ों को क्या करिए कि अच्छे से समझने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम आज बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की, जो वहाँ के लोग थे उनके जो जीवन शैली थी उसके बारे में। तो देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम यहाँ से समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा। किसी भी सभ्यता में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे किस तरह से हम वहाँ के लोगों को जानते हैं, उनका आर्थिक आधार क्या था, आर्थिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वह सभ्यता कैसे थी। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन, इन्हीं के आधार पर हम किसी भी सभ्यता के बारे में ये पता कर पाते हैं कि लोग कैसे रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं और पीछे जाता हूँ, ठीक है, उसको बताकर फिर यहाँ पर आता हूँ, आप उसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, आप इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कर ले रहा हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लें। दूसरा होता है आपका, इसमें भी कैटेगराइज है, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, और आपका आता है ऐतिहासिक काल। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, हर टॉपिक से, हर बात से एक एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने अभी लिखा कि प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे समय को बताता है कि जिनके बारे में हमें केवल पुरातत्व से पता चलता है। प्राग के बारे में जो भी जानकारी मिलती है केवल क्या मिलती है, पुरातत्व से मिलती है। यानी पुरातत्व जो वस्तुएं हैं उन्हीं से हम चीज़ों को जान पाते हैं। क्लियर है बात? तो जैसे चीज़ें अगर लिखी नहीं हैं तो चीज़ों से लोग क्या करते हैं, अस्पष्ट कोई एक निर्णय नहीं ले सकता कि यही चीज़ रहा होगा। तो सब जो विद्वान थे, जो लोग थे, वो अपनी अपनी उस पर एजम्पशन मानते हैं, अपना अपना सुझाव देते हैं कि ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, हड़प्पा में भी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक क्या है, इसी में बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। पुरातत्व में पुरातत्व भी होगा, पुरातत्व बताए, और प्लस लिपि, ठीक है। लेकिन जो लिपि हो, लिखित तो हो, लेकिन जिसको पढ़ ना पाए, यानी जो पढ़ा ना गया हो, उसको रखते हैं कहाँ पे, यानी पुरातत्व से जानकारी मिले। और लिपि, तो लिपि लिखित मिली है लेकिन इसको पढ़ा जा नहीं सका है, तो इस कंडीशन को रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये चीज आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हड़प्पा को किस में रखा जाएगा।
तो हड़प्पा को रखा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा, क्योंकि पुरातत्व से जानकारियां मिलती हैं और लिपि मिली है, लेकिन लिपि में जो भी चीजें हैं उनको कोई पढ़ नहीं पाया अभी, तो इसीलिए इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल में रखते। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन पूछता है कि ये देखिए 2300 ईसा से 1750 ईसा पूर्व की है ये सभ्यता। अगर कोई आपसे पूछता है तो कार्बन डेटिंग से पता चला था कि इसका जो समय है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो आप यहाँ समझ लीजिए जब यहाँ पे पुरातत्व से चीजें पता चल रही थी, यानी मान चलिए कि नर्तकी की मूर्ति मिली, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। नर्तकी की जो मूर्ति मिली, अब नर्तकी की मूर्ति ने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही। कुछ लोगों ने कहा वो देवी हैं, कुछ लोगों ने कहा नर्तकी है, नृत्य के लिए उसको किए थे, कुछ लोगों ने कहा कि इसको विदेश से मंगाया गया था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी राय दिया, ठीक है। स्पष्ट कोई विवरण नहीं मिलता, स्पष्ट कोई विवरण नहीं मिलता, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। इनके राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। केवल लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी उन्होंने मान्यताएं दिया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, कि अगर ये ऐसे रहा होगा तो ये ऐसे रहा होगा। अब देखिए यहाँ से ऐतिहासिक में क्या होता है, ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें पुरातत्व, लिखित स्रोत हो, लिखित स्रोत आपके साहित्यिक हो सकते हैं, विदेशी विवरण हो सकते हैं। तो इस तरह का जहाँ पे वर्णन, जो चीज़ें इस तरह से पता चलती हैं उनको हम ऐतिहासिक काल का दर्जा देते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल क्या है। यानी यहाँ पे पुरातत्व प्लस लिखित चीज़ें, जो आपके साहित्यिक स्रोत है, जो आपके कैसे स्रोत है, जो साहित्यिक स्रोत है, उसके अलावा आपका विदेशी जो विवरण है, उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उनसे पढ़कर लोगों को स्पष्ट जानकारी। तो यहाँ से जो चीज़ें पता चलती हों उनके बारे में स्पष्ट होता है, क्योंकि लिखा है यानी इसका मतलब है कि स्पष्ट जानकारी है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अब आप देखिए कि अगर हड़प्पा को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा, यहाँ से बात क्लियर हो गई। तो जब प्राग ऐतिहासिक काल में लिखा गया, मतलब रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ें जो जिनको समझ में आई उन्होंने उन चीज़ों को बताया। यानी राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले शुरू करते हैं, राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। तो राजनीतिक जीवन के बारे में भी जब हम बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से कोई बहुत इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता। तो अब देखिए अभी अब हम लोगों ने, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियो को जाकर देखें, पहले वीडियो पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, तब पार्ट 3 देखेंगे तो एकदम चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आप देखिए जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब उसी से हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि लोग ऐसे रहे होंगे। अब एक बात समझिए, राजनीतिक जीवन में क्या है कि वो मानते थे कि पुरोहित वर्ग था, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम में बनाया था, अगर याद हो आपको, पहले लेक्चर में मैंने बनाया था कि 2 टीले हुआ करते थे, एक पश्चिम टीला हुआ करता था, एक पूर्वी टीला हुआ करता था। तो पश्चिमी टीला किलाबंदी हुआ करती थी जनरली, वहां पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, पुरोहित वर्ग रहते थे। माना जाता है कि यही लोग जो थे वो शासन चलाते थे। क्लियर है बात। दूसरी बात, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो शासन चलता था वो व्यापारी लोग चलाते थे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी प्रमाण मिले, यहाँ से चीज़ों का आयात निर्यात की बात है। तो कुछ लोगों का मानना है कि व्यापारी वर्ग चलाते थे। कुछ लोगों को जो खुदाई का जो स्ट्रक्चर मिला है, जो वहाँ के सिस्टम मिले हैं, उससे लगता है कि जैसे कोई वहाँ पर एक नगर निगम, जैसे अभी आपने यहाँ पे काम करता है, उस टाइम कोई नगर प्रशासन रहा होगा, वहाँ पर अधिकारी रहे होंगे, उस अधिकारी से ये पूरा चीज़ें चलती रही होंगी। क्लियर है। लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, क्यों कि कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि पुरोहित चला रहे होंगे, व्यापारी वर्ग चला रहे होंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं नगर प्रशासन चला रहे होंगे। यानी स्पष्ट इसके बारे में विवरण नहीं है। अब देखिए जो पुरोहित वर्ग के जो प्रमाण हैं उनको मैं थोड़ा सा समझा दूं। तो देखिए पुरोहित की जो यहाँ पे माना जाता है, पुरोहित तो एक मूर्ति मिली है, मैं टेलीग्राम पर उस मूर्ति की फोटो आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। जो पुरोहित हुआ करता था वो आपका क्या करता था, उसका जो एक हाथ होता था वो कमर पर होता था, इस तरह से कमर पर एक हाथ रखा होता था और बैठा रहता था। इससे अनुमान लगाया जाता था कि जो इसकी स्थिति होती थी कि जैसे राजा बैठता था, राजा क्या होता था कि पीछे जो है गद्दी पे ऐसे हाथ टेक कर
कमर पर बैठता था, तो उससे ये अनुमान लगाते थे कि जो पुरोहित हुआ करता था वो पुरोहित ही क्या होता था, वो राजा का दर्जा उसको मिलता था। बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी वहां से ये बात कि राजा के इक्विवेलेंट कौन है, पुरोहित है। व्यापारी वर्ग की बात करेंगे तो व्यापारी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पता चलता है कि चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, उससे पता चल जा रहा है। इसके बाद नगर प्रशासन, आप उसकी जो गलियां हैं, जो आप उसके स्ट्रक्चर हैं, उनसे देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि नगर प्रशासन रहा होगा। अब देखिए कुछ विद्वान इसके बारे में ये कहते हैं, जैसे हंटर महोदय ने ये चीज कहा है, कहा कि जो वहां पर जो व्यवस्था थी वहां कोई राजा वजा नहीं था, राजतंत्र कोई व्यवस्था ही नहीं थी, वहां पे कोई राजा वजा नहीं था, वहां पे जनतंत्र था, लोगों का तंत्र था। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आप बात कह रहे हैं सही होगी, लेकिन आप बताइए, आप अपना पक्ष तो दीजिए कि आप किस बेस पर इस बात को कह सकते हैं कि वहां पर राजा नहीं थे। तो उन्होंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, आप बता दीजिए पूरे हड़प्पा में कहीं पे भी आपको कोई शस्त्र दिखा, कहीं कोई शस्त्र दिखा? अगर शस्त्र नहीं दिखता है, कहीं पे आपको चीजें शस्त्र के लिए नहीं दिखी, इसका मतलब है कि लोग शांतप्रिय रहे होंगे, ना कोई वहां पे है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसके आधार पर यह कहना कि राजा नहीं था, शस्त्र ना हो, राजा हो सकता है, राजा न्यायप्रिय रहा हो, शांतप्रिय रहा हो सकता है ना, कि कोई जरूरी थोड़ी है कि राजा रहेगा तो लड़ाई ही करेगा इसमें। तो उनका मानना यह था कि राज यहाँ पे शस्त्र नहीं मिले हैं। शस्त्र नहीं मिलने के कारण क्या था कि यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वहां पे जनतंत्र था लोगों में, और लोग शांति प्रिय थे। तो आईएएस ने इस क्वेश्चन को उठाकर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछा। उन्होंने कहा कि जो वहां पर युद्ध के दौरान घोड़े यूज किए जाते थे, रथों में यूज किए जाते थे, तो यहाँ पर जनरली ये चीज माना जा रहा है कि जब वहां पर अस्त्र शस्त्र है नहीं तो युद्ध तो होंगे नहीं, तो घोड़े की बात ही खत्म वहां से। यानी ये कथन क्या था, गलत था कि युद्ध जो घोड़े यूज किए जाते थे वो जनरली क्या किए जाते थे, युद्ध के समय रथ में यूज किए जाते थे। तो ये चीज कथन गलत था, वहां पे पूछा था स्पष्टीकरण कारण उस पे। दूसरा चीज क्या था कि एक और उसी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा था कि जो लोग थे वहां पे युद्ध के बारे में, तो देखिए जब लोग वहां के शांतिप्रिय थे, युद्ध तो करेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र के बारे में पूछा था, तो वहां पे अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, तो लोग शांतिप्रिय थे। तो ये सारी चीजें हैं, इनडायरेक्टली उनसे पूछा था। अभी मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आऊंगा कि क्वेश्चन ही क्या पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से हुआ आपका सभ्यता को पिग्गट महोदय ने कहा, सभ्यता इन जो हड़प्पा को, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उन्होंने सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। यानी जो सभ्यता थी इसकी जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पिग्गट ने क्वेश्चन ही पूछा था। पिग्गट के अनुसार या पिग्गट महोदय ने किसको, किन दो स्थानों को, किन दो स्थलों को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये जुड़वा वाली बात है, ये मोहनजोदड़ो, और आपका कौन सा है, हड़प्पा। क्लियर है बात? तो यहां से जो बात निकल के आई पिग्गट और किसकी, हंटर की बात आई, तो यहां से ये चीजें मानी जाती हैं कि इनका जो राजनीतिक जीवन था, राजनीतिक जीवन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग पुरोहित वर्ग चलता था, कुछ लोगों के हिसाब से जनसत्तात्मक चलता था। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इनके बारे में जो फोटो वोटो होंगी उनको मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, समझ में आया। अब फिर से मैं एक बार यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ, हिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी शुरू है, स्टार्ट है। अगर आप अभी कवर कर लेंगे, आप अभी एक वीडियो रोज, अगर आप एक आदत डालिए कि अगर आपको 40 मिनट 50 मिनट रोज एक वीडियो देखना है, 40 मिनट 50 मिनट आप वीडियो देखते हैं, 5 दिन चलेगा, 4 या 5 दिन चलना है। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है 5 दिन चलेगी। 5 दिन के बाद एक वीडियो में प्रैक्टिस सेशन का डालूंगा, क्वेश्चन करिए, देखिए आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, यानी इसका मतलब आपको चैप्टर तैयार हो गया। आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर आप चीज़ों को क्या करिए, रटिए, पढ़िए, आपको आसानी से हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे 1 बाई 1 एक एक चैप्टर आपको तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप इसी को छोड़ते चलेंगे, आप जब जागो तभी सवेरा। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे डेली क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है कि जो आपको ना आए, ना समझ में, कि समझने में दिक्कत आ रही होगी आपको। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो कुछ लोग बदनाम करते हैं बस केवल हिस्ट्री को, कि हिस्ट्री जो है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में सफ़ा, हिस्ट्री बड़ी बेवफा। शायरी बनाते हैं कि हिस्ट्री तू बड़ी बेवफा, और दिन में पढ़े रात में सफ़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब ध्यान ही नहीं दोगे तो बेवफा तो ही है, ध्यान देना चाहिए। समझ में आया बात? चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ लोग दूसरे सेंस में जाएंगे। चलिए सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सामाजिक जीवन क्या है?
सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं, जब सामाजिक जीवन में बात करेंगे तो देखिए यहाँ से जो सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो इनके यहाँ पे सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी। क्लियर है। और लोग ये मात्र सत्तात्मक मानते थे, मात्र सत्तात्मक होते थे। यानी यहाँ पे क्या होता था कि देवी की पूजा होती थी, मातृ सत्तात्मक देवी, मतलब यहाँ पर उर्वरकता की देवी, उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है, ठीक है, एक मूर्ति मिली है, मैं उसकी फोटो भी उसकी भी भेज दूंगा। उस पर काफी ऊपर जो बाल हैं, सर के ऊपर काफी आभूषण हैं, काफी सुशोभित हैं। उनको उन्होंने माना है कि वो मातृ देवी है। उर्वरता की जो देवी है वो हड़प्पा में मिली है। हड़प्पा में यानी जो समाज था वो देवियों में विश्वास रखता था। समाज जो था वो देवियों में, ऐसा नहीं पुरुष नहीं पूजे जाते थे, नहीं। कुछ लोग सोचेंगे कि देवी की पूजा हो रही थी, केवल पुरुष का नहीं हो रही थी। इस पे भी आईएएस वालों ने क्वेश्चन बनाया, कूट दे दिया उसने कि क्या, क्वेश्चन ये था क्या पुरुष प्रधान या इस तरह से था कि केवल पुरुषों की और स्त्रियों की पूजा होती थी या दोनों की होती थी, ऐसा कूट बना के दिया था। तो आएगा तो दोनों का आप आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कल परसों वाले लेक्चर, पहले लेक्चर में बताया था पशुपतिनाथ शिव, बताया था ना मैंने, पशुपतिनाथ शिव, उनके 3 सींग थे। अभी मैं डिटेल में आऊँगा। अभी चलिए, इनको 3 सींग 3 मुख भी कुछ लोग कहते हैं, तो दोनों आपका सही है। फिर से मैं कह रहा हूँ इजिप्शियन है। आप देखिए, मातृत्वात्मक उर्वरक, जो उर्वरता की देवी थी, इनकी पूजा होती थी। उर्वरता की देवी क्या होती थी? एक स्त्री थी, उसके जो गोद में, उसके गोद में एक पेड़ पौधा जो है, एक फिगर मिला था, वो उस पर पौधा दिख रहा था। ये माना जाता है कि ये उर्वरता की देवी थी, इसीलिए इनकी भी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ से मातृसत्तात्मक कहने का क्यों कहते हैं मातृसत्तात्मक? आपसे कोई पूछता है भाई साहब बताओ मातृसत्तात्मक क्यों? क्योंकि यहाँ पर मातृ मतलब देवियों की पूजा थी। किनकी? उर्वरता की देवी और किसकी? मातृ देवी की बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं थी, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, कि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी आपका जो अभी बना है, वर्ण व्यवस्था की कोई वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्लियर है। अब देखिए कौन कौन से वर्ग थे यहाँ पर। अब जैसे वर्ग की बात करते हैं, पुरोहित वर्ग थे। मैंने बताया था ना, टीले पे जो रहते थे वो पुरोहित उच्च वर्ग हैं, वो पुरोहित वर्गों की बात मिलती है। शिल्पकार, देखिए शिल्पकार, अगर आपसे कहेंगे कि सर कैसे शिल्पकार कैसे कह सकते हैं कि शिल्पकार थे, तो आप एक चीज बताइए, जो मिट्टी की मूर्ति मिली है, जो हल मिले हैं, हल के खिलौने जो मिले हैं, जो मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं, कोई शिल्पकार ही तो बनाया होगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं किसके? शिल्पकारों के। यहाँ पे यानी शिल्पी थे, ठीक है, शिल्पकार थे। अब मजदूरों की बात करते हैं। यहाँ पे मजदूरों की बात करते हैं। खेती बाड़ी हुआ करती थी, कालीबंगा में आपने देखा था, तो मजदूर रहे होंगे, तो मजदूर की भी बात करते हैं। इसके बाद व्यापारी वर्ग की बात करते हैं। तो व्यापारी वर्ग नाम तौर से परिचित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो व्यापारी भी रहे होंगे। यानी यहाँ से ये चीजें क्लियर हो पा रही हैं कि यहाँ पर क्या था, पुरोहित वर्ग था, शिल्पकार थे, मजदूर थे और कौन थे? व्यापारी वर्ग थे। तो यहाँ से सब चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। आप खुद बता सकते हैं कि कौन कौन से वर्ग यहाँ पर थे। अब हम बात करेंगे कि इनका स्वभाव कैसा था। क्लियर है। तो आप एक चीज अभी आप मेंशन कर लिए कि ना, इनके पास कहीं से कोई शस्त्र नहीं निकला है। अगर शस्त्र नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है लोग शांतिप्रिय रहेंगे। अस्त्र शस्त्र ना होने के कारण लोग क्या करते थे, यहाँ पर आसानी से आपस में घुल मिलकर प्यार से रहते थे। उचित समतावादी व्यवस्था थी इनके यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हड़प्पा में जो व्यवस्था थी तो कैसी थी, तो उचित समतावादी व्यवस्था थी। अब यहाँ से जो बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं, कैसे इनका रहन सहन, पहनावा क्या था। तो देखिए रहन सहन की बात करते हैं, तो जो मृत भांड की जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो मिट्टी के जो मूर्तियाँ मिली हैं, उस पर क्या हुआ कि लगभग ज़्यादातर लोग हैं वो क्या हैं कि आभूषणों से लदे हुए हैं। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो क्या हो, स्त्री हो, यानी दोनों लोग क्या करते थे, महिला और पुरुष जो होते थे आभूषण को धारण करते थे। आभूषण को धारण करने से ये साक्ष्य पता चलता था कि ये लोग क्या करते थे, इनका जो रहन सहन था उसमें आभूषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो आभूषण की मैंने बात किया था। मनके के जो कारखाने हैं, मनके के कारखाने आपको मैंने बताया था चनकूदड़ों में मिला था ना, चनकूदड़, वहाँ से जो चेहरे हुआ करते थे वहाँ पे लिपस्टिक लगाया करते थे, कंघी उंगी के साथ हैं, यानी बड़ा मेंटेन रहते थे, पुरुष और स्त्री दोनों मेंटेन रहते थे।
तो यहाँ पे शहरी सभ्यता है, तो वैसे भी आप समझ लें सिविलाइज थे लोग। अब देखिए मनोरंजन की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ होता है, तो जैसे हम लोग अभी मनोरंजन के लिए अब तो बहुत सारे साधनों हैं। कुछ लोगों के लिए पबजी है, पबजी खेलने के लिए 5-5 किलोमीटर चले जाते हैं। अगर नेटवर्क नहीं है तो पता नहीं अस्पताल उताल में मिल जाए नेटवर्क, वहाँ चले जाएंगे, 5-7 किलोमीटर चले जाते हैं पबजी खेलने के लिए। और टिकटॉक है, मान के चलिए टिकटॉक विकटॉक पर अगर उनको मनोरंजन नहीं हो गया, व्हाट्सएप टिकटॉक आप मनोरंजन का, तो अभी की जो सभ्यता है उनका मनोरंजन का साधन अगर आपसे कब इतिहास बनेगा कि मनोरंजन के साधन उस टाइम क्या थे, तो आपको बताया जाएगा कि टिकटॉक थे, ठीक है, पबजी हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उनके टाइम पे पबजी नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, उनके टाइम पे टिकटॉक हुआ करता था, उनके टाइम पे टिकटॉक एक नृत्य हुआ करता था। तो इसके बारे में कोई टिकटॉक के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इस टाइम पे टिकटॉक इसका भी बना देंगे लोग कुछ टिकटॉक अगर होता। लेकिन एक बात समझिए, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट बात नहीं। वही जो मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली थी, उस मूर्ति के आधार पर ये कहा जा सकता है कि लोग जो है विश्वास करते थे किसमें, मनोरंजन के लिए नृत्य पसंद करते थे, पासा खेलना, पासों के भी साक्ष्य मिले हैं, क्लियर है बात यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिकार की बात करते हैं, यानी जो इस पे बात करते हैं, शिकार करते थे, पशुओं को लड़ाना, जो होते थे ना इसमें पक्षी होते थे तीतर उतर, इनको भी वो लड़ाते थे। तो इनका मनोरंजन का ये क्या था, ये साधन था इन लोगों का। तो ये बात थी किसकी, इनकी राजनीतिक और किसकी, सामाजिक जीवन की बात थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके अगले वाले जीवन में। अब एक बात बताइए हमें, ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें हो गई, तो कुछ चीज़ें इनकी जहाँ से सामाजिक जीवन में, जैसे कि इनके यहाँ पे प्रथा हुआ करती थी जब लोग मर जाते थे ना, ठीक है, तो अभी भी लोग हैं, जब जीते तो खाना नहीं देते, मरने के बाद 1-1 कुंतल कहते हैं कि अब साल भर का दो खाने का इनका, तो साल भर का 10 कुंतल 20 कुंतल दे देते हैं कि साल भर खाएंगे ये। उस टाइम ये परंपरा होती थी कि उनके कहीं कहीं पे साक्ष्य मिले, कहीं कहीं पे जो कब्रिस्तान, मैं उसको भी फोटो से आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे क्या हुआ करता था कि वो लोग क्या करते थे, कहीं कहीं तांबे का आईना, जो लेडीज की कब्रें खोदी के तांबे का आईना मिला है, यानी मरने के बाद भी अपना मुंह देखती होंगी, या जो भी चीज़ें कि वो लोग दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करेंगे। मिट्टी के बर्तन उनके साथ गाड़ दिए जाते हैं कि यहाँ थे तो खाएंगे, फिर मरने के बाद भी कब्र में भी खाएंगे, यानी उनके मन में ये बात थी कि ये लोग इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी यहाँ से एक चीज़ ये सोचा गया कि ये बर्तन क्यों गाड़े गए हैं, यानी ये क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है। अब मोदी जी रहे होते तो एक आध सिलेंडर भी दे दिए होते कि चलो पहल के तहत तुम भी लेके जाओ, उजाला गैस वाला है कि गैस भी ले, धुआं ना लगे अंदर भी, समझ आ रहा है यहाँ से। तो ये चीज़ें थी, इनके यहाँ पे व्यवस्थाएं थी। अभी अपने यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, तो ये चीज़ें आपकी हैं किसमें, ये दो आपके ये क्षेत्र हैं। देखिए अब जो अगले की जो जीवन की बात करेंगे, हमने आज पढ़ा राजनैतिक जीवन पढ़ा, सामाजिक, अब बचता है धार्मिक और आर्थिक जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए हम अगले सेशन में मिलेंगे उस पर।